प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंग्रेजी गुरुजी में। मैं नीरज सिंह राजपूत। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंग्रेजी गुरुजी में। मैं नीरज सिंह राजपूत, आपका इंग्लिश मेंटोर और टीचर। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वह है एडवर्ब। So this class is going to be very much interesting. So make sure that you are watching the video till the end. आप इसमें क्लास में आप कुछ ऐसे रूल्स पाएंगे जो आपने कभी लाइफ में नहीं सुना होगा, आई बेट। और आप जनरल इंग्लिश में उस वर्ड को, उस एडवर्ब को इस तरीके से यूज कर रहे होंगे जैसे कि वह सही है, लेकिन आप गलत तरीके से यूज कर रहे होंगे। तो यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आपको हेल्प करेगा इस एरर को स्पॉट करने में, सेंटेंस प्रॉपर तरीके से फ्रेम करने में, करेक्ट वे से फ्रेम करने में। सो मेक श्योर क्लास जरूर देखिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़े रहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग बेहतर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्लास शुरू करने से पहले एक सेइंग मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको यह जरूर कहता हूं कि अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, अगर नहीं तो अंग्रेजी गुरुजी टेलीग्राम पे भी पूछिएगा जरूर। तो इसी से रिलेटेड एक सेइंग है, वह ऐसे है, he who asks is stupid or foolish for 5 minutes, but he who does not ask remains a fool for forever। मतलब जो अगर अपने डाउट को पूछ ले तुरंत बाद, तो लोग उसको भले समझ लेंगे मूर्ख है, ये स्टूपिड है, 5 मिनट के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका फंडा क्लियर हो जाएगा, उसका रूल क्लियर हो जाएगा और आने वाले भविष्य में वो कभी गलती नहीं करेगा। इन द अदर हैंड, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं, पूछने से मेरा रुतबा कम हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दिस इज बैड एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। कभी भी ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा, आपकी जो नींव है वह कमज़ोर पड़ जाएगी और आप आगे बढ़ने से में बहुत परेशानी होगी आपको। तो हमेशा अपने जो फंडाज हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, उसको क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो उसी के साथ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब में एक बड़ा ही सुंदर वर्ड आप देख रहे होंगे जो आपके साथ आ रहा है, वह है वर्ब। मतलब जो वर्ब को डिफाइन करे, जो वर्ब की विशेषता बताए, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। बट एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता, सिर्फ यह जो है विशेषता बताता है, इवन एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताता है, अदर एडवर्ब्स की भी विशेषता बताता है, कभी कभी नाउन्स की भी विशेषता बताता है। तो इसमें काफ़ी आपको क्लियर रहना पड़ेगा, काफ़ी विजिल होके जाग के क्लास को लीजिए, क्योंकि अगर आप सोएंगे और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के मैसेज पे चला गया, तो परेशानी हो जाएगी। गाइस, पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको आपका अटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेके चलते हैं आज हम अपने एडवर्ब के सफ़र पे। काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ एडवर्ब का डेफिनेशन, तो यहाँ पे अब टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसी भी वर्ब में या एडजेक्टिव में ly लगा दो, उससे वह एडवर्ब बन जाता है। कुछ हद तक बनता है, बट एडवर्ब का दायरा बस इतना ही नहीं है। आप एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो अपना दायरा इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना कर लीजिए, ठीक है। सो गाइस, प्लीज बी प्रिसाइज एंड बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द टॉम लॉन्ग बोट डिड नॉट रन बैडली। तो ये जो बैडली है किसको डिफाइन कर रहा है? रन को। मतलब जो लॉन्ग बोट है वह सही तरीके से नहीं चली, तो बैडली मतलब गलत तरीके से चली। तो बैडली इज डिफाइनिंग वर्ब, इट मींस इट्स ऑलरेडी इंडिकेट दैट इट इज एडवर्ब। कभी कभी यहां पे वेरी इज एडवर्ब, क्योंकि यह किसको डिफाइन कर रहा है? टॉल, मतलब एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पे वेरी एडवर्ब है। गाइस, अगले सेंटेंस में देखते हैं। द रेस फिनिश टू क्विकली। तो यहां पे टू क्या है? टू क्या है? टू इज एडवर्ब, ADV। क्विकली क्या है? ADJ, एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर्चुनेटली लूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन, ठीक है। सौभाग्य से
लूसी ने टॉम 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 ने जो जीत दर्ज की उसको उसने रिकॉर्डिंग कर लिया। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या है, इज अगेन एन एडवर्ब, बट यह क्या कर रहा है, इसमें किसी एक को डिफाइन नहीं कर रहा है, यह पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जैसे कि फॉर्चुनेटली, ठीक है, डेलिबरेटली, तो ये सब कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि पूरे सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नए नोट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइप ऑफ वर्ब होते हैं जो कि एडवर्ब के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्सअप नहीं होते, राइट। चलिए इसके बारे में हम हो सकता है लास्ट में बात करेंगे, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो अगर हम पूरा कर लें उसके बाद अगर इसके बारे में हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। चलिए अब इसको यहीं छोड़िए, अभी हम एडवर्ब और एडजेक्टिव का कुछ रिलेशन हम जानने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही नहीं, एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है, कुछ अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करेगा। एंड ऑफन द पर्पस ऑफ एडवर्ब इज टू ऐड डिग्री ऑफ इंटेंसिटी टू द एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव में जो उसका मीनिंग है उसको थोड़ा सा और इंटेंसिफाई या उसके विशेषता को थोड़ा सा और बढ़िया करने के मुद्रा में होता है। जैसे कि एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, द वुमेन इज क्वाइट प्रिटी। हम सेंटेंस को वुमेन इज प्रिटी भी लिख सकते थे, वुमेन सुंदर है, मीनिंग तो आ रहा था, बट इसके इंटेंसिटी को थोड़ा सा और, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को थोड़ा सा और इस एडवर्ब के साथ बढ़ा देते हैं। इससे क्या हुआ, इसका डिग्री ऑफ इंटेंसिटी बढ़ गया कि वो सुंदर तो है लेकिन काफी सुंदर है, ठीक है। इस तरीके से मोर इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट, इसने क्या कर दिया, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी बढ़ा दिया। तो यह जनरली एडजेक्टिव से पहले आके उसके डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को, उसके चार्म को और ज्यादा बढ़ा देता है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एडवर्ब ऑलमोस्ट इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब ऑलवेज एंड दे आर बोथ मॉडिफाइंग, राइट, ठीक है। अब में क्या होता है, कभी कभी दो एडवर्ब एक साथ आ जाते हैं और वह एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, माई कैट इज इनक्रेडिबली हैप्पी टू हैव हिज डिनर, राइट। इनक्रेडिबली यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो वह क्या है, एक यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे एडजेक्टिव की ही बात हो रही है। ही विल बी स्लाइटली लेट टू द मीटिंग, द ब्राइड्समेड ड्रेस इज वेरी अनफ्लैटरिंग शेड्स ऑफ पीयूष। तो वैसे तो यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव वाले ही वर्ड्स हैं जिसमें कि एडजेक्टिव से पहले आके उसमें डिग्री ऑफ इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, राइट। जैसे कि कुछ ऐसा हम यूज कर सकते हैं, ही रन्स टू बैडली। ही, इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, ही रन्स, सॉरी ये ही रन्स टू बैडली, ठीक है। तो ये टू क्या है, एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, बहुत गंदा दौड़ता है, ठीक है गाइस। तो इतना क्लियर हो गया, हम बढ़ रहे हैं आगे। ओके, अब हम एडवर्ब्स एंड अदर एडवर्ब्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा बात कर दिया। देखिए जैसे कि यू कैन यूज एन एडवर्ब टू डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब, बिल्कुल हमने बात किया हुआ है। इनफैक्ट इफ यू वांटेड टू यू कुड यूज सेवरल वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेवरल ज़्यादा अगर एडवर्ब यूज करोगे तो उससे सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी सा यूज लगता है, तो ओवरडू ना करें, यह मेरा रिकमेंडेशन है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडवर्ब्स एंड सेंटेंसेस के बारे में। एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई इंटायर सेंटेंस। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि फॉर्चुनेटली, जनरली, इंटरेस्टिंगली एंड अकॉर्डिंगली, यह सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं और हो सकता है कि यह जनरली क्या करता है, किसी एक या पर्टिकुलर एडवर्ब या वर्ब या एडजेक्टिव को डिफाइन नहीं करता, यह पूरे सेंटेंस को डिफाइन करेगा। जैसे कि फॉर्चुनेटली वी गॉट देयर इन टाइम, मतलब सौभाग्य से हम लोग टाइम पे वहां पहुंच गए, तो मतलब पूरे सेंटेंस की ये को यह मॉडिफाई कर रहा है, rather than modifying even single verb, adverb or adjective. I hope you liked it. Okay, so if you wish, you can write some sentences with the help of it, and you can submit it. So I'll be more than happy to just check it out. Okay, guys. So I'm just moving further.
Now let's skip to the kinds of adverb. It is very much interesting. आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. Adverb of time की बात करेंगे. This is the first type of adverb. Adverb of time सिर्फ यही कहता है कि जो भी एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है, वह किस टाइम पे हुआ है. When मतलब कब, किस टाइम पे हुआ है. एग्जाम्पल के लिए ago, lately, yet, now, soon, today, tomorrow, evening, ये सब कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि यह बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ है. जैसे कि आई शैल मीट यू टुमारो, मतलब मुझे कब तुमसे मिलना चाहिए, कल, मैं तुमसे कल मिलूंगी. कब, कल. ओके. आई कंप्लीटेड माई MBA लास्ट ईयर. तो अगेन लास्ट ईयर इज डिफाइनिंग दैट व्हेन द एक्शन गॉट कंप्लीटेड. MBA got completed last year. As simple as that. ठीक है guys, बढ़ते हैं आगे. Let's talk about adverb of frequency. Frequency का मतलब ये होता है कि कितनी बार कोई एक्शन टेक प्लेस करता है, कितनी बार. तो कितनी बार के लिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं. ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, etc. ये कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि यह डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्शन कितनी बार टेक प्लेस हुआ है गाइस. आई ओकेजनली गो फॉर थिंग्स. I occasionally go for things. तो occasionally यह बता रहा है कि मैं regularly, I mean occasionally, कभी कभी या किसी कुछ ऐसा अवसर होता है, occasion होता है जिसपे मैं outings पे जाता हूँ. I seldom read the newspaper. Seldom मतलब मैं कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. तो यह फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आप कब कब पढ़ते हैं. तो कभी कभी. As simple as that guys. तो ये ध्यान रखिएगा. So though I'm telling you again, the types is not being asked in the paper, but type generally makes you understand that where the category is already located. और इसके बारे में जैसे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या फॉल होता है, उसके साथ एग्जाम्पल देना मेरे लिए आसान होता है और आपके लिए समझना आसान होता है. सो गाइस अच्छे से समझिए. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एक्शन जो है वेयर मतलब कहाँ पे टेक प्लेस हुआ है, कहाँ पे हुआ है. बिलो, between, above, behind. come here मतलब यहां आओ. कहां आओ, यहां आबा. ठीक है. she we met behind the school. हम लोग स्कूल के पीछे मिले. रॉन्ग तरीके से लेके नहीं जाने का. द डेकेट्स वेंट इन टू द वुड्स. कहाँ गया, वुड्स में. तो वुड्स इज हियर अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्लियर हो गया. बढ़ते हैं गाइस. एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हम कर रहे हैं कि कहता है कि वर्क जो है किस तरीके से हुआ है. इतना इसी वे में मैं आपको बता रहा हूं कि यह दिखाता है कि किस तरीके से कोई एडवर्ब टेक प्लेस हुआ है. आई मीन हाउ द वर्क, कोई भी काम किस तरीके से, एक्शन किस तरीके से टेक प्लेस हुआ है. स्लोली. व्हाई आर यू रनिंग स्लोली. तुम स्लोली क्यों दौड़ रहे हो, धीरे धीरे क्यों दौड़ रहे हो. डिलाइटफुली, केयरफुली, फास्ट, etc. बहुत सारे लोग फास्टली भी लिखते हैं जो कि गलत होता है. कभी भी फास्टली मत लिखिएगा, दैट इज रॉन्ग. फास्ट एज एडजेक्टिव यूज होगा और एडवर्ब के रूप में भी यूज होगा. So it is you should be guys, you must keep your funda and tips clear. He left the room quickly. तो इसका मतलब ये हुआ कि काम उसने रूम कैसे छोड़ा, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ दिया उसने, फटाफट. He spoke English fluently. उसने इंग्लिश काफी फ्लुएंसी के साथ धड़ल्ले से बोला. सिंपल. सो आई होप इतना आसान तरीका आपको और मैं नहीं समझा सकता क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वे. अब एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं. डिग्री क्या होता है कि किस हद तक, किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक कोई काम हुआ है. ऑलमोस्ट डन, लगभग खत्म हो गया. फुल्ली फिल्ड, इनफ, टू, वेरी, etc. कुछ ऐसे ये वर्ड्स हैं जो कि आपको यह बताने में मदद करता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कोई भी काम किस एक्सटेंट तक हुआ है. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल. कि जो लड़की थी वह क्या थी, काफी सुंदर थी. ठीक है. शी इज क्वाइट शाई. वह बहुत
शर्मीली है गाइस। सो दिस इज हाउ यू कैन टेल और डिफाइन एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस एक्सटेंट तक कोई भी काम हुआ। अब हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन की बात करते हैं। इसका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्या करता है, यह पॉजिटिव के सेंस में बात होती है, ठीक है, या कोई फैक्ट ट्रू है उसके बारे में हम बात करेंगे। एफर्मेशन की बात हो रही है, यहां पे बात कर लो एफर्मेशन की प्यारे बच्चों, ठीक है। यस, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, इंडीड, यह एफर्मेशन बताता है। यस, हाँ के सेंस में। वही निगेशन की बात होगी, निगेशन में थोड़ा सी निगेटिविटी की बात होती है, तो ये वर्ड्स आएंगे। एवरीवन नेगेट्स ऑफ द वर्ड व्हिच टेल स्टेट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो सही है या फैक्ट सही है तो एफर्मेशन है, श्योरली, डेफिनेटली, और जो गलत है उसके लिए नो, नॉट, नेवर, नॉट, एट ऑल, ये सब यूज होगा। दिस इज वेरी सिंपल, सो आई बिलीव ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए गाइस। बढ़ते हैं आगे। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? द इंटेरोगेटिव एडवर्ब where, when, why and how are usually placed at the beginning of the question। क्या होता है इंटरोगेटिव का मतलब? ऑब्वियस सी बात है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि मैं हमेशा बाउंसर मारता रहता हूँ आप लोगों पे, एंड देन आई टेल यू गाइस टू जस्ट पुल इट और टक इट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है, तो उसके लिए आप इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब है। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या करता है गाइस? व्हेन, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जनरली प्लेस होते हैं और उसका रिलेशन बताते हैं। जैसे कि वेयर इज माई बुक, मतलब मेरी किताब कहाँ है। यूजुअली, कभी कभी बीच में भी आ सकता है, बट कभी कभी क्या होता है बीच में आके वह क्या कर सकता है, एज अ रिलेटिव, रिलेशन का काम कर सकता है, रिलेट करने के काम आ सकता है दो सेंटेंसेस को। डिड शी आस्क वेयर यू वर गोइंग, क्या उसने पूछा तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करने के सेंस में भी यूज होगा। रिलेटिव एडवर्ब अगेन यहाँ पे अब रिलेशन की बात हो गई। वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ये कुछ ऐसे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जो कि कैन बी यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लॉजेस, सेंटेंसेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करने के सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आई डोंट नो व्हाई ही केम लेट, मुझे नहीं पता वह लेट क्यों आया, ओके। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस सम। हाउ इज एडिंग टू क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है गाइस, एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता कोई डाउट होगी, अगर डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आते हैं अब अगले पड़ाव पे, एडवर्ब के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है समझिए। यहां पर यह कह रहा है कि एडवर्ब टू मच हमेशा जो है नाउन के साथ यूज होना चाहिए और मच टू हमेशा एडजेक्टिव के साथ। टू मच काइंडनेस यह नाउन है, काइंडनेस एक, ठीक है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एंड काइंड इज एडजेक्टिव। तो मच टू हमेशा एडजेक्टिव के साथ यूज करना है और टू मच हमेशा नाउन के साथ यूज करना है। यह नया हो सकता है आपके लिए, तो बट यह क्लियर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कहते हैं एडवर्ब जो मैनर होता है वह हमेशा, एडवर्ब मैनर, मैनर आपको बताया था, मैंने एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बताया था एंड एडवर्ब ऑफ टाइम भी बताया था, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है तो एक बार बैक करके वीडियो देख जरूर लीजिएगा। प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तो यह हमेशा वर्ब के बाद, ये ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं मैनर, प्लेस एंड टाइम वाले, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो हमेशा क्या होता है कि वर्ब के प्लेस आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। जैसे कि इट इज रेनिंग हैवीली, अगर आपने हैवीली रेनिंग कर दिया तो यह गलत हो जाएगा एडवर्ब, हमेशा यह वर्ब के बाद आना चाहिए। शी इज वॉकिंग स्लोली, हमेशा वर्ब के बाद आएगा। आई गो टू टेम्पल ऑन संडे, तो दिस इज इन दिस अबव सेंटेंस टेम्पल इज एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड संडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम। बोथ ऑफ दिस शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अगर दो एडवर्ब एक साथ आ भी गए तो फिर भी उसको आप वर्ब के बाद यूज करोगे, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। देखो हम लोग लीपा पोती कर देते हैं, कुछ भी यूज कर देते हैं क्योंकि हमें आदत है, समझ लेते हैं, लेकिन वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से समझे तो वो गलत सेंटेंस होता है,
ठीक है गाइस, तो अब क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर लिपापोती करना है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग भी है एनडीए में, आप सबको बता दूं मैं। तो एंड इवन अगर आप अपने कम्युनिकेशन के लिए या अगर कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल होगा। लेकिन कोशिश यही करें कि लिपापोती से दूर हो जाएं और अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाएं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे गाइस। रोल नंबर 3 कह रहा है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वह कहाँ पे होता है, हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है और ऑक्सिलरी वर्ब से क्या आता है, सॉरी मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताया था मैंने आपको, वर्ब में इज, एम, आर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमेशा इसके बाद एडवर्ब आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब सिंग, राइट, स्पीक, प्ले। जैसे कि ही ऑलवेज कम्स लेट, तो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है लेकिन यह वर्ब से पहले आया। ही ऑफन विजिट्स, ये वर्ब से पहले आया एडवर्ब। अब यहां पे देखो ऑक्सिलरी वर्ब आ गया या हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ही इज ऑलवेज तो इसके बाद आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। ही इज नेवर पंक्चुअल तो इसके बाद आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आना चाहिए। क्लियर? चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला हमारा रूल क्या कह रहा है, ऑक्सिलियरीज मतलब ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब या हैव टू या एंड यूज टू हमेशा जो है एडवर्ब के बाद आना चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए आई हैव टू गो टू कॉलेज बाई वॉक ऑफन, आई हैव टू गो टू कॉलेज ऑफन बाई वॉक। अगर भी यह रूल मैं नहीं बताता तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसको सही कर देते, जो कि गलत है, गलत है। आई ऑफन हैव टू, मैंने क्या बोला है, हमेशा एडवर्ब के बाद आएगा या आपका हैव टू वाला ऑक्सिलियरी वर्ब। आई ऑलवेज यूज टू, हमेशा एडवर्ब जो है ऑलवेज, जो भी एडवर्ब आएगा यूज टू से पहले आएगा। तो दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज ऑक्सिलियरी वर्ब, एज सिंपल एज दैट गाइस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला पड़ाव हमारा कह रहा है, अगला रूल, व्हेन देयर इज मोर देन वन एडवर्ब इन अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ वर्ब दे यूजुअली गो इन दिस ऑर्डर। जब किसी भी सेंटेंस में मेरे दोस्त एक एडवर्ब हो, आई मीन एक से अधिक एडवर्ब हो, ठीक है, और एक वर्ब को मतलब एक से अधिक एडवर्ब हो और एक वर्ब को डिफाइन कर रहा हो, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस आएगा। ठीक है, हमेशा यह जो है आप एब्रिविएशन सीख लो, MPFTR, 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 इस तरीके से ध्यान रखना कि हमेशा वर्ब को डिफाइन करने के एक सेंस में अगर ज्यादा एडवर्ब हैं तो इस तरीके से ही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो इसमें गलत होने के चांसेस हो जाएंगे और जो आपका एग्जामिनर है वह मार्क्स काटने पे ध्यान देगा। ठीक है, तो गाइस तो अपने फंडास को क्लियर रखिए एंड फंडा को क्लियर रखिए, और अंडा अगर खाते हैं तो चलिए फंडा क्लियर करिए फिर खाइएगा। ओ ये थोड़ा सा लिंक से हटके हो गया, एनीवे बढ़ते हैं आगे गाइस। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे केयरफुली। अब देखो ध्यान से, एवरी डे क्या है, केयरफुली ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम यहां पे है, केयरफुली क्या है, मैनर है। तो ऑब्वियस ही बात है पहले ये आना चाहिए उसके बाद ये आना चाहिए। तो आई रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली एवरी डे, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ठीक है, वेरी सिंपल, बस ये वाला रूल आपने इंप्लीमेंट करना है। सिंपल सिंपल, आई मीन दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर दैट।
अच्छा, एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, हमेशा कभी भी सेंटेंस फॉर्म करिएगा तो हमेशा एल्स जो एडवर्ब है उसके बाद बट एडवर्ब आना चाहिए, नहीं तो आपका यह गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह एक्सेप्शन शो करने के केस में होता है। देखिए, इट इज नथिंग एल्स, आपने एल्स तो यूज कर दिया, बट अगर उसके बाद अगर आपने बट यूज नहीं किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इट इज नथिंग एल्स बट योर ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, यह कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, यह सेंटेंस सही हुआ। आई हैव नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स, आई हैव नथिंग एल्स, बट इज बट, आई हैव नथिंग एल्स टू डू बट प्ले वीडियो गेम्स, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। एनी डाउट गाइज, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और टेलीग्राम पे मिलते हैं ना, आई रिप्लाई फॉर एवरी कमेंट or any or if you ask any doubt, मैं सारे जो डाउट्स है उसके जवाब जरूर देता हूँ गाइस, तो बेझिझक आइए वहां पे क्वेश्चन पूछे। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना है, लाइक बटन दबाना है, शेयर करना है और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो या शॉर्ट्स डालता हूँ तो यह आपके काम आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अदर इज फॉलोड बाय देन, हमेशा जब भी आप इस तरीके के एडवर्ब यूज करेंगे तो उसके बाद देन जरूर लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू स्टे एट हर रिलेटिव्स प्लेस, तो ये सेंटेंस अगर आपको यह रूल नहीं बताया होता तो आप इसको सही मानते हैं, जो कि गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? शी हैड नो अदर ऑप्शन, शी हैड नो अदर ऑप्शन than टू स्टे एट हर रिलेटिव्स प्लेस, अब जाके सेंटेंस ये करेक्ट हुआ, मत्था में घुसाली से अदर के साथ देन जरूर लगाइएगा, अदर देन, ओके। आगे कहता है जो इनफ है, वर्ड इनफ है, अगर प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव्स एंड बिफोर द नाउन, ओनली अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड विथ इनफ। अब देखना ध्यान से कि जब भी एक इनफ जो वर्ड है वह एडजेक्टिव के बाद आए, ठीक है, और नाउन से पहले आए, ठीक है, तो उसके केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, ही इज आफ्टर स्मार्ट इनफ टू विन द चेस, तो इस यह फ्रेम आपका सही होगा। तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद इनफ जो है हमेशा एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए और नाउन से पहले आना चाहिए। देखो अगेन, एडजेक्टिव के बाद आया ये जो एडवर्ब है, इनफ जो वर्ड है, ही हैज इनफ मनी। अब हमेशा देखो नाउन के पहले, नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद। इनफ अगर इस तरीके से फ्रेम्ड है तो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, एल्स योर सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई कह रहा है यूज सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। हमेशा किस तरीके से सेल्डम जो वर्ड है उसके साथ क्या यूज करना, देखो ध्यान से। सेल्डम आपको पता है कि इसको हम थोड़ा सा नहीं के सेंस में, नेगेटिव के सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप नेवर के साथ यूज करोगे तो और आना चाहिए, एवर के साथ यूज करोगे तो इफ आना चाहिए। सो ध्यान रखना, और इफ, बस ये छोटा सा डिफरेंस है, अगर ये समझ में आ गया तो परेशानी नहीं होगी। वी सेल्डम और एवर विजिट दिल्ली, तो जैसे ही सेल्डम और लगाया ना एवर के साथ तो गलत हो गया, ये आपको यहाँ पे इफ लगाना चाहिए। अगर आपने और लगाना है तो नेवर लगाइए। तो सेल्डम और नेवर विजिट दिल्ली मतलब मैं शायद या कभी नहीं दिल्ली विजिट करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। आई हैव सेल्डम इफ नेवर, तो अगेन यहाँ पे क्या है, नेवर लगा दिया इफ के साथ तो गलत है, यहाँ पे लगना चाहिए एवर। आई हैव सेल्डम इफ एवर बीन सो एक्साइटेड, तो मैं क्या है, शायद कभी एक्साइटेड हुआ हूंगा। तो ये सेंटेंस का फ्रेम है या फॉर्मेशन इस तरीके से करिएगा। दो ये सेंटेंस अनयूजुअल है आपकी लाइफ में, शायद ऐसे सेंटेंस कम आते होंगे, बट आप थोड़े अच्छे लेवल पे जाएंगे तो इस तरीके से वो ट्रैप करते हैं, वो आपको जो स्पॉटिंग एरर्स में हमेशा ट्रैप करेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस में, ठीक है गाइस। तो आपको प्रिसाइज रहना पड़ेगा, छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। जब भी आप देखिएगा इस तरीके के सेंटेंस तो सेल्डम के साथ इफ एवर आना चाहिए, और होगा तो नेवर होना चाहिए। सेल्डम के साथ और है तो नेवर, इफ है तो एवर।
ठीक है, समझ आ गया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स शुड नेवर बी फॉलोड बाय नो नॉट नेवर। अगर कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नो नॉट नेवर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है एक नया मीनिंग है, प्रिवेंट मतलब रोकना। द टीचर प्रिवेंट मी, मुझे रोका कि मत जाओ। तो ये नॉट का क्या मतलब है? जो ऑलरेडी रोका, तो टीचर फॉरबिड मी टू गो मतलब टीचर ने मुझे जाने से रोका। ये एक सही सेंटेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड के साथ आप कभी भी नो नॉट नेवर यूज नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब जो एज है वो हमेशा जो वर्ब के साथ यूज होता है, वह वर्ब है रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। तो ये कुछ ऐसे वर्ब है जिसके साथ एज यूज होगा। जैसे कि बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज, डिस्क्राइब्ड एज, डिफाइंड एज, ट्रीटेड एज, viewed as, known as. Saina Nehwal is known as the prodigy of badminton, is the great achiever of badminton. Okay guys, so this is how you have to use it. Now I'm just moving further. Now the next sentence, rule says adverb is not used with the verbs name. अब as किसके साथ यूज नहीं होता, एक चीज ध्यान दीजिए, किसके साथ यूज होता है बता दिया, अब किसके साथ यूज नहीं होता देख लीजिए। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। अगर इसके साथ अगर आपने एज यूज कर दिया तो गलत माना जाएगा। जैसे कि ही इज इलेक्टेड एज, गलत है। इलेक्टेड के साथ कभी भी एज यूज नहीं करिएगा। मैं मैक्सिमम बच्चों को मैं यही मैं देखता हूं कि वो एज यूज कर देते हैं, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एज को सही मानते होंगे इलेक्ट के साथ, जो कि गलत है दोस्तों। कभी भी इलेक्ट के साथ एज यूज मत करिएगा। ही इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। क्लियर है? आई होप नो डाउट इज देयर। बढ़ते हैं आगे। द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। कहता है कि जो वर्ड ओनली है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जिसको वह मॉडिफाई कर रहा है, जिसको वह डिफाइन कर रहा है, जिसको वह डिस्क्राइब कर रहा है, उससे पहले, तुरंत पहले यूज होना चाहिए। जैसे कि ही ओनली सॉल्व्ड 2 क्वेश्चंस। तो भाई सॉल्व बीच में क्या कर रहा है, क्योंकि वह डिफाइन तो 2 क्वेश्चंस को कर रहा है, तो 2 क्वेश्चंस के तुरंत पहले आना चाहिए। अगर बीच में कुछ आ रहा है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ you have to frame the sentences. I am not going to second example because you have already understood. And so next example पे आते हैं। very जो है हमेशा यूज किसके साथ होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ। वह किसी के साथ भी यूज हो सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ भी, नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ भी। जैसे कि वेरी हैप्पी, वेरी सैड, वेरी केयरिंग, वेरी हार्ड वर्किंग, तो किसी के साथ भी यूज हो जाएगा, यह चलता है। वेरी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम टू का थोड़ा यूज समझते हैं। टू हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह गलत माना जाएगा। टू बैड सही है, टू नॉटी सही है, टू कनिंग सही है। बहुत सारे बच्चे टू हैप्पी भी यूज कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। कभी भी पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करिएगा, ठीक है। टू केयरिंग गलत माना जाएगा। समझ आ गया? हमेशा नेगेटिव मीनिंग देने वाले एडजेक्टिव के साथ यूज करिए, उससे पहले यूज करिए। कभी भी पॉजिटिव मीनिंग देने वाले एडजेक्टिव से पहले अगर आप टू यूज करते हैं, दैट विल बी इनकरेक्ट गाइस। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। सो वी हैव द नेक्स्ट 16th says in sentence where there is the usage of to। अब थोड़ा सा फंडा अलग आ रहा है। टू का एक रिलेशन होता है, तो ये हमेशा एडजेक्टिव जो होना चाहिए टू के बाद आना चाहिए। देखो, ही इज टू इंटेलिजेंट, तो टू एक एडवर्ब है जिसके बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आया। अगर इंटेलिजेंट पहले आता तो यह मीनिंग क्लियर नहीं देता, और इसका मतलब यह होता है कि सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है गाइस? ही इज टू सेल्फिश टू बी हेल्प्ड, ही इज टू सेल्फिश टू बी हेल्प, तो टू से टू के बाद एडजेक्टिव आया। क्लियर है गाइस? ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। वेरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। जैसे कि वेरी लकी, पॉजिटिव डिग्री अपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो वो यह क्लियर इनफ होना चाहिए दोस्तों। अगर क्लियर नहीं है तो परेशानी है, बट मैं पढ़ा चुका हूँ एडजेक्टिव में, आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हैं। आप बहुत प्यार से
बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने समझाया हुआ है, राइट? सो इफ यू आस्क मी, आई डेफिनेटली इल्यूसिडेट इट. So anytime, anywhere you can ask me, either in the comment box or in the you can meet me on Telegram. ठीक है, से बढ़ते हैं आगे. सो वेरी लकी आप पॉजिटिव डिग्री होता है, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं वेरी के साथ. वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेरी केयरिंग, वेरी डेयरिंग. ठीक है, ओके. सो यह ध्यान रखिएगा. वेरी हेल्पफुल, अगेन क्या है ये? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. तो एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वर्ड से पहले वेरी यूज कर सकते हैं आप, या पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी यूज कर सकते हैं. मच कहाँ यूज करना है? मच हमेशा आपने यूज करना है कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ. मच बेटर, मच गुड गलत हो जाएगा, मच बेटर इज करेक्ट. मच टॉलर इज करेक्ट. ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, बट मच के लिए क्या यूज करेंगे? मच मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव डिग्री. क्लियर है गाइस? कंपेरेटिव, कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज करना है आपने, और ये आपने यूज करना है पॉजिटिव. क्लियर है गाइस? बढ़ते हैं आगे. फेयरली जो यूज होगा हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा, जबकि रैदर जो यूज होगा हमें बहुत नेगेटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री के साथ. आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फेयरली बेटर, ये गलत हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए. फेयरली गुड, फेयरली हैंडसम. ठीक है, रैदर गुड भी यूज कर सकते हैं, रैदर बेटर भी यूज कर सकते हैं. वेरी सिंपल. बट इसको याद कैसे करना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है. अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं, इससे रिलेटेड सेंटेंस नॉर्मली फॉर्म नहीं करते हैं, तो आपके फंबल करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आप गिरते रहोगे. तो गिरना नहीं है गाइस, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और कभी भी प्रॉब्लम को बढ़ने मत दीजिए. रगड़ देना है, मेहनत करके सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करके जो एग्जामिनेशन है इसको क्रैक करना है. राइट? सो बी कॉन्फिडेंट, बी लेबोरियस, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल स्केल अप योर चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल. राइट गाइस? चलिए बढ़ते हैं आगे. 19 कहता है फेयरली इज नेवर फॉलोड बाय टू. अगर आप अपने फेयरली के बाद टू फॉलो के बाद आपने टू किया लिखा तो वो गलत माना जाएगा, बट रादर के बाद आप टू लिख सकते हैं, वो आपका सही माना जाएगा, या बोल सकते हैं. जैसे कि हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर फेयरली टू गुड. तो फेयरली के बाद टू मान्य नहीं है. ठीक है, जबकि रादर के बाद टू मान्य है. तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर रादर टू गुड, करेक्ट सेंटेंस. ठीक है, क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों. ये कह रहा है लेट मीन्स नॉट ऑन टाइम. लेट का मतलब होता है समय पे नहीं. लेटली का मतलब होता है हाल में. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेटली है तो क्या करें भाई, लेटली का मतलब तो लेट से कोरिलेट कर रहा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल लेट से रिलेट करना चाहिए. नहीं दोस्तों, लेटली का मतलब होता है हाल में. ठीक है, लेट का मतलब होता है समय से के बाद पहुंचना. जैसे कि ही वॉज लेट फॉर हिज क्लास. ठीक है, ही मेट हिज गर्लफ्रेंड लेटली. वह अपनी गर्लफ्रेंड से हाल में मिला. ओके, सो इस तरीके से आप सेंटेंस को कोरिलेट कर सकते हो और आपका सही सेंटेंस होगा. ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट रूल कहता है इन्वर्जन. यूजेस ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज नोन एज इन्वर्जन. देखो, यूज ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले यूज करना, उसको हम इन्वर्जन कहते हैं. कैसे इन्वर्जन काम करता है? नो सूनर डिड द टीम रीच द प्लेग्राउंड देन द मैच स्टार्टेड. ओके, कहने का मतलब है इन्वर्जन का जो मेन मतलब होता है वह सब्जेक्ट से अगर पहले आ रहा है. यूजेस ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज नोन एज इन्वर्जन. हेल्प मीन सब्जेक्ट से पहले. ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या यूजेस ऑफ वर्ब यूज हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? इन्वर्जन बोलोगे. थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस, ये थोड़ा सा वो हो सकता है. वेज ऑफ इन्वर्जन, वेज ऑफ इन्वर्जन की अगर मैं बात करता हूं, HV सब्जेक्ट MB. अब ये क्या होता है? आते हैं यहां पे भी. देखो, हार्डली डज. हार्डली का मतलब होता है
डज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। हार्डली डज शी कॉल मी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आया शी, उसके बाद आ गया मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप क्या बोलोगे? इन्वर्जन बोलोगे। क्लियर है? इस जैसे जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज वेटिंग ऑन एन ओल्ड मैन, इस तरीके के आप देखो, जैसे कि पहले मेन वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आया। हियर कम्स माई फ्रेंड, हियर कम्स माई, देखो ये सब्जेक्ट यहां पे आया, ठीक है, मेन वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आपने ध्यान देना होगा। कभी कभी आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, तो ये इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो इन्वर्जन जो यूज होता है व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव मीनिंग, हमेशा इन्वर्जन तब स्टार्ट होता है जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग के साथ शुरू हो, जैसे कि नो, नीदर और नेवर, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, लिटिल, नो, सुना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझने की जरूरत है। कोई परेशानी हो तो पूछिएगा जरूर, बट एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो फिर से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसे सुंदर जगहों को शायद ही मैंने पहले कभी देखा है। ठीक है, सो इट वाज वेरी इजी। बस लास्ट आपका जो यह है, देख लीजिए, इन्वर्जन इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली। इन्वर्जन जब कभी कभी कोई सेंटेंस ओनली से स्टार्ट होता है, उसमें भी इन्वर्जन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही अचीव्ड हिज गोल, ये गलत माना जाएगा। इसको इन्वर्जन, जैसे ओनली बाय वर्किंग हार्ड, अब जाके आपका हेल्पिंग वर्ब आया, ही अचीव्ड हिज गोल, तब जाके सब्जेक्ट आया। ठीक है, इस तरीके से आपका एडवर्ब है एंड बहुत इंट्रिगिंग है। आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैसेज पढ़े, इंस्टाग्राम पे गए, रील देखा, तो भाई परेशानी हो जाएगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर एडवर्ब। अगर कोई परेशानी हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कहीं भी कनेक्ट करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन बजाइए, और आपको हर रोज टेलीग्राम पे आपको अच्छे वर्ड्स मिलेंगे एंड शॉर्ट्स मिलेगा अंग्रेजी गुरुजी यूट्यूब पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।